नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम बात करेंगे संसद की कार्यवाही, यानी कि जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें सत्र के दौरान संसद की जो बैठकें होती हैं तो वो बैठकें किस तरीके से आयोजित की जाती हैं और उन बैठकों के दौरान उनको किन-किन भागों में बाँटा गया, जैसे कि प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल हो गया और जो सामान्य चर्चा है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं हम सुनते हैं। उसके बाद जो प्रस्ताव आते हैं संसद में बैठक के दौरान, तो उन सब पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो 11 यानी कि संसद का जब सत्र शुरू होता है तो उसकी जो बैठक शुरू होती है दिन में, तो हम देखते हैं वो 11 से लेकर के 12 बजे तक 11 से 12 बजे तक इसको प्रश्नकाल कहा जाता है, जो पहला घंटा होता है। दूसरा घंटा जो होता है 12 से 1 के बीच, उसको बोलते हैं शून्यकाल। शून्यकाल मतलब 12 बजे से देखते हैं जब घड़ी में, तो उसमें जब अगर जो टाइम पीरियड है वो 00 मान के चलते हैं, तो उस तरीके से उसको शून्यकाल कहा गया। तो 12 से 1 के बीच में शून्यकाल होता है। फिर 1 से 5 के बीच में, तो बीच में लंच भी होता है। लंच के बाद में फिर हम देखते हैं जो 5 बजे तक कौन सा होता है, तो ये सामान्य काल होता है, मतलब सामान्य चर्चा इस पर की जाती है। और जो आधा घंटे की चर्चा है वो होती है आपकी 5 से लेकर साढ़े 5 बजे तक। तो ये इन सबको हम समझेंगे कि कौन-कौन सा शून्यकाल है, कौन सा प्रश्नकाल आता है, कौन सा सामान्य काल, इस तरीके की क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जो 11 से 12 बजे के बीच का टाइम है उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो हो गया तारांकित प्रश्न, यानी कि इस जो स्टार लगा कर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अतारांकित जो क्वेश्चन होते हैं उसके बाद अल्पसूचना के। अल्पसूचना मतलब कि जो तुरंत क्वेश्चन, कोई ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है, मतलब ऐसा राष्ट्र देश में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है संसद में, उस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनको अल्पसूचना के प्रश्न कहा जाता है। तो तारांकित प्रश्न हम देख रहे हैं कौन से हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, मतलब जब कोई सांसद किसी मंत्री या किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, यानी कि मान लो कोई विधेयक पेश हुआ, तो उस विधेयक में क्या होगा कि उस विधेयक से क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, तो वो क्या होगा, मौखिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक उत्तर दिया जाता है इसमें, ठीक है। इनमें पूरक यानी कि क्रॉस क्वेश्चन, जैसे हमने मान लो कोई सवाल किया, उसका सवाल का जवाब दिया और जवाब के बदले हम अगर कोई दूसरा व्यक्ति से संतुष्ट नहीं तो दूसरा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी को क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनको स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को अलग कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत एक दिन में अधिकतम कितने 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1 घंटे का जो टाइम होता है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, 20 है एक दिन में, ये कहा गया है, ठीक है। तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, तो इसमें हमने कहा ये स्टार लगा करके इनको अलग कर लिया जाता है। जो अतारांकित प्रश्न होते हैं ये ऐसे नॉर्मल होते हैं, तो इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, मतलब मौखिक उत्तर दिया जाता है स्टार्ट क्वेश्चन में, और जो अतारांकित है उनका लिखित रूप में दिया जाता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक दिन में कितने 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, लिखित आंसर दिया जाता है और इसके तहत एक दिन में कम से कम 230 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ प्रावधान किया गया है, ठीक है। तुमने तारांकित और अतारांकित यहाँ समझ लिया। फिर आगे देखते हैं कि जो अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं वो क्या हैं। तो यह अविलंबनीय लोक महत्व के विषय से संबंधित होते हैं। अविलंबनीय लोक महत्व के मतलब कि कोई ऐसा मुद्दा है जो समाज में या राष्ट्र के समक्ष उपस्थित है और उस पर पहले चर्चा नहीं हुई है, अभी ज़रूरी चर्चा महसूस की जा रही है, इस वजह से ऐसा विषय को उठाया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, तो निश्चित समय के भीतर दिया जाता है, मतलब एक टाइम पीरियड रहता है कि उतने समय में आपको देना है, ये बाध्य होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों की जो सूचना है 10 बजे तक लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनके माध्यम से अध्यक्ष को दे दी जाती है। हमने बताया था लोकसभा का जो महासचिव होता है अध्यक्ष के अंडर रह करके काम करता है, और संसदीय जो सचिवालयी सहायता है वो लोकसभा का महासचिव देता है, तो उसके माध्यम से अध्यक्ष को दे दिया जाता है। कब तक, 10 बजे तक दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 11 बजे तो संसद की कार्यवाही शुरू हो जाती है, तो उस माध्यम से सूचित कर दिया जाता है सदन को, लोकसभा अध्यक्ष सदन को भी सूचित कर देता है कि इस मसले पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा एक सांसद एक दिन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो 5 प्रश्न पूछ सकता है, मतलब जो क्वेश्चन आवर होगा, क्वेश्चन आवर में एक जो सांसद होगा वो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 5 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ये लिमिट लगाई गई कि 5 से ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ सके। नहीं तो सोचो ना, 545 मतलब 543 समय है, 545 में से लगभग जो 250 से लेकर के 300 सदस्य रहते हैं हर दिन बैठक में, तो अगर हर क्वेश्चन पुटअप करने लगे जितने भी सांसद सदस्य हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर आगे कार्यवाही कैसे होगी, तो इसलिए ऐसा किया गया है। अब जो दूसरा घंटा होता है 12 से 1 के बीच में, इसको हम शून्यकाल के रूप में जानते हैं। शून्यकाल मतलब जीरो आवर, पहला जो था क्वेश्चन आवर, दूसरा जीरो आवर। जीरो आवर क्या है, तो 1960 से 70 के दशक में इसका जन्म भारत में हुआ था, मतलब भारत की एक तरीके से कहें इन्वेंशन है। संसद में दोनों सदनों के में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, यानी कि 11 से 12
प्रश्नकाल और 12 से 1 के बीच का शून्यकाल हो गया। ठीक है, इसे नियम 377 के तहत संसदीय प्रक्रिया में रखा गया है। संसद को अपने को संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाती है, तो नियम 377 जो है उसके तहत इसको संसदीय प्रक्रिया में रखा गया है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है। सार्वजनिक महत्व के इसमें, जिससे हमने प्रश्नकाल में कहा था कि कुछ 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें जो मुद्दे होते हैं वो खास करके जो देश में वर्तमान की परिस्थिति होती है उसको लेकर के बात की जाती है। जैसे कि महंगाई हो गई या फिर सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिससे विपक्ष सहमत नहीं है, तो उन मुद्दों को लेकर के उठाया जाता है। या कोई भारत का कहीं युद्ध चल रहा है या मतलब कोई पड़ोसी देश अतिक्रमण कर रहा है, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पर बात की जाती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष शून्यकाल के समय किसी को निर्धारित करते हैं, मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके पास टाइम होता था कि वो क्या करें कि समय को निर्धारित करें 15वें मिनट, यानी कि कब होता था, मतलब जब तक ये शून्यकाल का जो टाइम था इसको फिक्स नहीं किया गया था, तब तक लोकसभा अध्यक्ष जो होते थे वो इसको डिसाइड करते थे कितना टाइम इसके लिए देना। तो इसमें होता था कि 15 मिनट या आधा घंटा। लेकिन जो नवीं लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं रवि राय, तो इन्होंने क्या किया कि इसका समय जो था वो निर्धारित कर दिया। तो यानी कि 8वीं लोकसभा तक क्या था, इसका समय डिसाइड नहीं था, 1 घंटा दिया जाएगा या आधा घंटा या फिर 15 मिनट। तो जो नवे लोकसभा अध्यक्ष हुए रवि राय, उन्होंने इसका जो टाइम था जो शून्यकाल है उसका 1 घंटा टाइम डिसाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारतीय संसदीय परंपरा में जो शून्यकाल है ये खुद की इन्वेंशन है, हमने पश्चिमी देशों से इसको नहीं लिया है। ठीक है, यह कोई नहीं कह सकता कि इस काल के दौरान कौन सा प्रश्न उठ खड़ा होगा और सरकार किस तरह की समस्या में फंस जाएगी। मतलब यह है कि देखो, इसमें लोक महत्व के जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं, और लोक महत्व के मुद्दों में जरूरी थोड़े कि सारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के ही हों। कुछ होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हित की बात करती हैं, तो उसमें सत्ता पक्ष हम देखते हैं कि अपने तरीके से काम करना चाहती और विपक्ष चाहता है कि एक हमारे तरीके से काम हो, तो उसमें गतिरोध होता है, उन तरीके के मुद्दों को उठाया जाता है। कभी महंगाई हो गई, कभी मतलब भारत पाकिस्तान के बीच को लेकर के, या अदर तरीके के क्वेश्चन जो है देश की राजनीति से भी ऐसे है कि कुछ किसी मंत्री ने कुछ कह दिया तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, तो उस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको इस काल में रखा जाता है। हम देखते हैं कि जो शून्यकाल है वो इन्हीं तरीके के मुद्दों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। अभी भी हम देखते हैं जब संसद की कार्यवाही होती है तो उसमें शून्यकाल में सबसे ज़्यादा सुनने में आता है कि स्थगन कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष जो थे उन्होंने सदन का क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया गया। तो ये जो कंडीशन आती है, सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, बहस हुई, तो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर इसी काल में देखने को मिलती हैं। फिर यह विपक्ष द्वारा सरकार पर किस तरह के प्रश्नों का आक्रमण किया जाएगा, मतलब है कि सरकार घिर जाएगी किन तरीके के प्रश्नों से, या विपक्ष जो है किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, ये सारी चीज़ें हम इस काल में देखते हैं। फिर इस शून्यकाल में पूछे गए प्रश्नों में सरकार को वक्तव्य देना अनिवार्य होता है। ये बाध्यता है संसदीय परंपरा को अच्छा बनाए रखने के लिए, लोकतंत्री व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो सवाल उससे पूछे जाए उनका जवाब दे, ये चीज़ कही गई है। फिर नियम 184 है, हमने बताया कि नियम 377 के तहत इसको जोड़ा गया है। अब इसी तरीके से नियम 184 है, वो कहता है कि वाद विवाद के बाद मतदान का प्रावधान करता है। तो इसमें संसद में जब वाद विवाद होता है, मतलब किसी मुद्दे को उठाया गया, यानी कि कोई प्रस्ताव आया, उस पर सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखा, विपक्ष ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद मतदान कराया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये नियम 184 के तहत आती है। दूसरा है नियम कौन सा, 77 है। तो नियम 177 में क्या प्रावधान है कि केवल वाद विवाद का प्रावधान है, मतदान नहीं कराया जाता है। तो ज़्यादातर जो सरकारें हैं यानी कि सत्ता दल हैं, वो नियम 177 का पालन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाद विवाद होता है लेकिन मतदान नहीं कराया जाता। तो उसमें ये रहता है ना उनको कि उनको मतलब हारने का कोई झंझट नहीं रहता कि हम किसी भी मुद्दे पर, सरकार नहीं चाहती कि हम किसी भी मुद्दे पर विपक्ष से हार जाएं। इस वजह से, क्योंकि सारी नीतियां, देखो सरकार प्रयास करती है कि हम अच्छी नीतियां बनाएं, लेकिन उनका जो अपना पार्टीगत एजेंडा होता है उसको भी पूरा करने की कोशिश करती हैं। कहीं पर भी देखें हम, तो चाहे भारत हो या अन्य देशों में भी देखें, तो इस तरीके की कंडीशन आती है। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना मतलब दबाव कम बने उतना अच्छा है उनके लिए काम करने के लिए, ये चीज़ कही गई यहाँ। ठीक है, फिर है कि प्रस्ताव आते हैं। अब हमने जो शून्यकाल देखा और कौन सा देखा, आपका प्रश्नकाल देखा। इन दोनों में क्या ज़्यादातर प्रश्न उठाए जाते हैं, उनका जवाब से जो सत्ता पक्ष है उसको देना पड़ता है। अगर ऐसा हुआ कि ऐसी कंडीशन आ गई नहीं जवाब दे रहे तो उसको जवाब 3 तरीके से लिखित भी देते हैं और बोल करके भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब देख रहे हैं कि कितने प्रकार की संसद में कटौती प्रस्ताव आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 3 तरीके के कटौती प्रस्ताव आते हैं। एक है नीति अनुमोदन कटौती,
प्रस्ताव, दूसरा है मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। देखो, जब संसद में कोई विधेयक, वित्तीय विधेयक आता है या वित्त से संबंधित सरकार कोई बिल पेश करती है, तो उस पर विपक्ष क्या करता है, 3 तरीके के कटौती प्रस्ताव लाता है, नीति अनुमोदन, मितव्ययता और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव आते ही इसलिए हैं कि सरकार पर मितव्ययता यानी कि वित्तीय जो अनुशासन है उसको सुनिश्चित किया जा सके। उसके परिप्रेक्ष्य में 3 तरीके के लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बजट हो गया, तो बजट में भी विपक्ष बात करता है कि ये चीज़ें क्यों आप लाए हैं, ये ज़रूरत नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये इन्हीं पर जो कटौती प्रस्ताव है इनके माध्यम से आती हैं। जिसमें सबसे पहला जो है नीति अनुमोदन कटौती। इसमें क्या है कि यह सबसे प्रभावी कटौती प्रस्ताव है। नीति अनुमोदन सबसे प्रभावी क्यों है कि इसमें सांकेतिक भाषा के रूप में जो मांग की धनराशि है घटाकर 1 रुपया कर दी जाती है, अर्थात विपक्ष सरकार की नीतियों से पूर्णतः असहमत व्यक्त करती है। मतलब यह है कि यहाँ जो सरकार ने कोई ऐसी नीति लागू की जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है और विपक्ष को ये नीति पसंद नहीं, तो वो क्या करती है कि जो जितनी भी सरकार मांग मतलब डिमांड करती है संसद निकालने के लिए, तो विपक्ष क्या करता है उसको जीरो कर मतलब 1 रुपया कर देता है घटा करके। तो इसमें रहता है कि सरकार की नीति से पूर्णतः विपक्ष मतलब जो विपक्ष है सहमत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके की मतलब इंडिकेशन पेश किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। तो मितव्ययता कटौती प्रस्ताव में यह है कि इस प्रस्ताव में मांग की रकम में कटौती अधिक होती है, मतलब इसमें अधिक कटौती की जाती है और जो धनराशि कटाई जाती है उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। मतलब ये है कि इसमें एक जो वैल्यू है वो बताई जाती है कि कितनी घटाने की पेशकश की जाती है और इसमें ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इस कटौती प्रस्ताव का तात्पर्य होता है कि सरकार खर्चे में मितव्ययता लाए, अर्थात व्यय कम करे। तो ये सरकार की नीति से असहमति नहीं है। ये कहा गया है कि किसी योजना पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, उसकी ये अमाउंट की डिसाइड करती है कि बहुत ज़्यादा किसी पर इतना पैसा मतलब फिजूल खर्ची ना हो जाए, तो उसको रोकने के प्रयास में मितव्ययता कटौती प्रस्ताव आता है, ठीक है। अगला जो कटौती प्रस्ताव है वो कौन सा है? सांकेतिक। इसको टोकन कटौती प्रस्ताव भी बोलते हैं। इसका सांकेतिक मतलब क्या है कि इसमें पूरी धनराशि में से सिर्फ 100 रुपया घटाया जाता है। मतलब कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो इसलिए तुम्हारी बात का खंडन करेंगे। इसको ऐसे मान लीजिए कि हमको नीति भी ठीक है और पैसा भी ठीक है, लेकिन हम विपक्ष में हैं तो हमको जो सरकार नहीं कहते हैं कि सरकार पर किसी तरीके दबाव तो बनाना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर उच्छृंखल सरकार हो जाएगी तो फिर काम कैसे करेगी। इसलिए इसको 100 रुपये कम से करने की मांग की जाती है। इसका तात्पर्य होता है कि किसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करना जिसका उत्तरदायी सरकार के क्षेत्र में हो। मतलब ये कि हम आपकी नीति से सहमत नहीं है और लेकिन कोई ऐसी मांग है जिसको आप नहीं मान रहे, तो उसमें कहा जाता है सांकेतिक रूप से इतनी कटौती करने की बात की जाती है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से तीनों कटौती प्रस्तावों को देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि जो 3 काल थे, हमने बताया था प्रश्नकाल, शून्यकाल, अब सामान्य काल। 2 बजे से 5 बजे के बीच में जो काल रहता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ये तो 3 तरीके की कटौती प्रस्ताव लाती है संसद में, खास करके विपक्ष द्वारा ही लाए जाते हैं। अब कहा गया है कि विपक्ष और कौन कौन सी चीज़ें लाते हैं, तो किन किन माध्यमों से जो सामान्य काल है उसमें चर्चा होती है। तो ये काम रोको प्रस्ताव, ये काम रोको जो प्रस्ताव होता है इसमें ये किया जाता है कि इसी को स्थगन प्रस्ताव भी कहा जाता है। जिसे स्थगन प्रस्ताव मतलब होता है कि किसी मुद्दे को रोक दिया जाता है, ये चीज़ कहीं बहस है उस पर अब नहीं होगी। स्थगन प्रस्ताव यह विपक्ष द्वारा 50 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा लाया जाता है। मतलब विपक्ष के अगर 50 सदस्य जो सांसद हैं हस्ताक्षर कर दे तो किसी मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव आ जाता है, ये चीज़ कही गई। यह असाधारण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए उस सदन की जो होता है उस सदन की जो सामान्य बैठक है कार्यवाही रोक दी जाती है और अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा प्रारंभ की जाती है। तो स्थगन प्रस्ताव कहें या काम रोको प्रस्ताव आता ही इसीलिए है कि मान लो सामान्य चर्चा हो रही थी किसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन कोई अकस्मात घटना ऐसी हो गई जिस पर बात करना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या होगा कि विपक्ष के 50 सांसद उस पर उसके समर्थन में प्रस्ताव लाएंगे और अध्यक्ष जो होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो क्या करेगा उस मुद्दे को जो सामान्य चर्चा चल रही थी उसको रोक करके इस विशेष जो महत्व का मुद्दा है इस पर बात शुरू की जाएगी। इस तरीके का जो प्रस्ताव आता है वो काम रोको प्रस्ताव आया, ठीक है। फिर जो दूसरा प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव में ये होता है कि यह भी विपक्ष द्वारा लाया जाता है और कारण स्पष्ट करके सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव मतलब मान लो किसी मंत्री ने ऐसा बयान दिया जो कि हम देख रहे हैं कि मानवीय गरिमा या किसी की मानहानि को, किसी धर्म समुदाय या किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति हो या किसी परंपरा को देखें, उसके खिलाफ ऐसा कोई बयान दे दिया जो ठीक नहीं था, ठीक है। अब सरकार क्या, जो सरकार से विपक्ष चाहेगा कि इस पर निंदा की जाए, मतलब सदन में इसकी निंदा करे, तो उसके लिए क्या होता है कि स्पष्ट कारण कि मतलब इनकी बात ये खराब थी, इस पर निंदा प्रस्ताव हम ला रहे हैं, तो इसको बता करके लाया जाता है, ठीक है। इसमें भी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
मतलब सदन में जो भी प्रस्ताव आएंगे मैक्सिमम में जो संसद का जो यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसका जो अध्यक्ष होगा या सभापति होगा उसका ने जो डिसीजन होगा वही अंतिम होगा। ठीक है, सरकार यदि इसमें पराजित हो जाती है तो कानूनी रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं, मतलब निंदा प्रस्ताव है किसी व्यक्ति के खिलाफ आ सकता है। तो इसमें कहा गया कि अगर सरकार इसमें बाद मतलब प्रस्ताव के हार जाती है प्रस्ताव में, क्योंकि अगर मान लो प्रस्ताव आया और पास हो गया प्रस्ताव, ठीक है, तो इसमें जो मतलब सरकार है वो अपना त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें होता है कि गलती किसी ने की, उसकी गलती मान ली गई, काम खत्म, बात खत्म, ये चीज़ है। फिर अगला है अविश्वास प्रस्ताव। तो अब अभी तक निंदा प्रस्ताव था, काम रोको प्रस्ताव, ये तो सामान्य चर्चा के विषय थे। इसमें अविलंबनीय लोक महत्व की बात की जाती है। निंदा प्रस्ताव में किसी की निंदा या कि सदन चाहता है, सदन से अपेक्षा की जाती है कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें संसद जो सरकार है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया ही इसीलिए जाता है, क्या है, तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर से विपक्ष द्वारा लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष लाता है, इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। अभी हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष द्वारा, तो इसमें कारण बताना जरूरी नहीं होता है। इसका जो निर्णय होता है साधारण बहुमत से किया जाता है, मतलब इस पर जो मतदान कराया जाता है साधारण बहुमत, जितने भी सदस्य हैं यानी कि 545 हैं। ठीक है, 545 पहले थे, अभी 2 कम है तो 543 हो गए। 543 का अगर 50% +1 देखेंगे तो 272 या 71 के आसपास पड़ेगा जा करके। तो इतने सदस्यों के जो हस्ताक्षर से इसको पास कर दिया जाता है, इस तरीके कहा गया है। यदि सरकार इसमें पराजित हो जाती है तो वह कानूनी रूप से बाध्य है, क्या, तो त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाती है। देखो, अगर इसमें जो है सरकार पराजित होती है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो इसमें जो सरकार होगी क्या होगा, तो त्यागपत्र देने के लिए बाध्य है। ये कंडीशन है कि अविश्वास प्रस्ताव में त्यागपत्र देने के लिए सरकार को बाध्य किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि क्या सरकार को बहुमत प्राप्त है सदन में या नहीं। अगर नहीं प्राप्त है तो अविश्वास प्रस्ताव देने के लिए मतलब वो त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। फिर ये जो अगला प्रस्ताव है विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव जो है ये कौन लाती है, सरकार लाती है। तो यह सत्ता पक्ष द्वारा सामान्यतः प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है। जो विश्वास प्रस्ताव है सामान्यतः प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। यहाँ भी निर्णय साधारण बहुमत से किया जाता है, तो निर्णय यहाँ भी साधारण बहुमत से होता है। इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्वनिमत से इसको मान लिया जाता है कि पास है कि फेल। तो अविश्वास प्रस्ताव जैसे मान लो विपक्ष लाया, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में सरकार जो होती है यानी कि सत्ता पक्ष जो होता है उसको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है कि हमको सदन में विश्वास प्राप्त है, हमारे पास इतनी जो बहुमत चाहिए हमको, हमारे पास बहुमत है कि नहीं, उसके दिखाने के लिए जो सत्ता पक्ष है वो विश्वास प्रस्ताव लाता है। ठीक है, अब ये आप लोग समझ गए होंगे कि विश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है। अगला कहा कि 5 से 5:30 जो बचता है उसके बीच में आधे घंटे की चर्चा होती है। तो ये क्यों होती है, यह सदन के किसी भी प्रश्न के संदर्भ में लाया जा सकता है। मतलब कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना जरूरी है, उसको लेकर करके सदन में ये लाया जा सकता है मुद्दा, तो आधे घंटे की चर्चा और हो सकती है। यदि स्पीकर इसे स्वीकार कर लेता है तो सामान्य काल समाप्त होने के बाद आधे घंटे का विचार विमर्श किया जा सकता है। इसमें सामान्य काल जो है 5 बजे तक था। 5 बजे के बाद अगर लग रहा है स्पीकर अगर स्वीकार कर लेता है इस प्रस्ताव को तो फिर आधे घंटे और किसी विषय पर या उसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, इसलिए ये लाया जाता है। ठीक है, फिर उस विषय पर विचार किया जा सकता है, तो यही चीज़ कही गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जो लेखानुदान मतलब संसद में एक तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम बजट कहते हैं। बजट के अलावा और कौन कौन से साधन हैं वित्तीय, जो मतलब संसद से हम धन निकालने के लिए जो लाते हैं, वो बजट के अलावा और कौन कौन से साधन हैं। तो उसमें जो अनुच्छेद 116 है उसमें कहता है लेखानुदान की बात करता है। तो लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट भी इसको कहते हैं। अब क्या है, तो सरकार का जब बजट सत्र चल रहा होता है तो कब से, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक बजट का सत्र चलता है। खास करके फरवरी क्या मतलब बजट प्रस्तुत होकर के और पास होने की जो प्रक्रिया है वो 1 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च तक चलती है। 30 क्या 31 मार्च तक हम एक तरीके से देखें। बजट सत्र जो है अप्रैल तक चलता है। तो कह रहा है कि बजट फरवरी के प्रथम दिन संसद में पेश किया जाता है। इसे पारित होने में लगभग 60 दिन लग जाते हैं। 60 दिन लग जाते हैं तो अप्रैल तक ही चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फरवरी से अप्रैल तक 60 दिन के खर्चे को इस अनुदान के सहारे प्राप्त कर लिया जाता है। क्योंकि देखो इसमें होता क्या है कि बजट जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें 1 साल का पूरे होता है, लेकिन होता क्या है कि बीच में जब तक बजट नहीं पास हो पा रहा है तो क्या किया जाता है, उस समय के खर्चे को पूरा करने के लिए 60 दिन का खर्चा जो होता है उसके लिए क्या किया जाता है, लेखा अनुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट करा लिया जाता है। उससे 60 दिनों का खर्चा चल जाता है, फिर जब बजट पास हो जाता है तो पूरा खर्चा चलता है। इस तरीके की बात कही गई है। यह पूरे बजट का 1/6 भाग होता है। अब 6 भाग इसलिए होता है क्योंकि 1 साल में पूरे दिन कितने होते हैं,
यानी कि दिन हम देखें 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 महीने का ये 60 दिन बराबर हो गए कितने, 2 महीने। तो इसको 6 करेंगे तो 1/6 हो गया, यानी कि पूरे साल का 1/6 हो जाएगा ये चीज़ कही गई। तो 1/6 भाग होता है। विनियोग विधेयक पारित या क्या कह रहा है, जो विनियोग विधेयक है पारित ना हो पाने की स्थिति में सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से धन प्राप्त करती है। विनियोग मतलब जो धन निकालने का विधेयक पारित हो रहा था, उसको पारित होने में टाइम लग गया। मान लो जैसे जो बजट वाला विधेयक था उसको लाया गया और राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने उसको 14 दिन रोक लिया। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करेगी, क्योंकि खर्चे तो जरूरी है, खर्चों के बिना तो रह नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करती है, उस परिस्थिति में लेखा अनुदान आ जाता है। ये चीज़ यहाँ कही गई है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है प्रत्यानुदान। तो प्रत्यानुदान में क्या प्रावधान किया गया है कि इसको, ये भी अनुच्छेद 116 के तहत आता है। इसको वोट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। वोट ऑफ क्रेडिट मतलब हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से होता है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं भी है तभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद आपको जमा करना होता है। कुछ इसी कंडीशन में ये भी है कि जब किसी सेवा की महत्ता या राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की आवश्यकता होती है। मतलब है कि सरकार को धन की आवश्यकता थी और सरकार ने उसके लिए धन पहले से नहीं निकाला था। तो कहा कि किसी महत्ता या राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की आवश्यकता होती है जिसके बारे में ब्यौरा देना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुदान का प्रयोग होता है और ये राष्ट्रपति की अनुमति से सरकार को धन प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्यानुदान का प्रयोग कब किया जाता है, कोई आकस्मिक घटना आ गई या राष्ट्रीय महत्व यानी कि किसी सेवा के महत्व ज़्यादा है उसको चालू रखना है, या राष्ट्रीय आपात के कारण ऐसी कोई घटना आ गई जिसके लिए हमें धन की जरूरत थी और हमने उसके लिए पहले धन नहीं लिया था। तो क्या है, प्रत्यानुदान द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से इसमें से धन निकाल लेते हैं। ये हो गया। फिर अतिरिक्त अनुदान है। तो अतिरिक्त अनुदान अनुच्छेद 115 में प्रावधान किया गया। इसको एडिशनल ग्रांट बोलते हैं। मान लो किसी योजना के लिए हमने पैसा लिया, पैसा वो कम पड़ गया, अब हमको पैसा और चाहिए, तो उस तरीके की एक बात कही गई कि यदि कोई नई सेवा चालू करने के लिए आवश्यकता महसूस हो रही है तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति से अतिरिक्त अनुदान पेश किया जा सकता है। मतलब मान लो पहले से योजना जो चल रही थी या ग्रामीण क्षेत्र मान लो कोई योजना चल रही थी, अब कहा जा रहा है उसी योजना को में बढ़ावा देने के लिए हम एक और योजना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। इस तरीके के पैसे को निकालने के लिए इसको एडिशनल ग्रांट के रूप में निकाल लिया जाता है। यह बजट से अप्रत्यक्ष संबंध रखता है। जैसे साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष विभाग का गठन किया गया। अप्रत्यक्ष मतलब बजट में तो मेन चीज़ें होती हैं, लेकिन बजट के अलावा क्या है कि सरकार को अगर पैसा चाहिए तो इन अनुदानों के माध्यम से सरकार क्या करती है, पैसा निकाल लेती है। ये चीज़ कही गई है, ठीक है। तो जैसे साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष विभाग जो गठित हुआ था तो उसके लिए पैसा इसी तरीके से लिया गया था। अगला है अनुपूरक अनुदान। हमने 3 तरीके का अनुदान पढ़ लिए। अब ये कौन सा है, अनुपूरक अनुदान। इसका भी प्रावधान अनुच्छेद 115 में किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि इसको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब किसी सेवा विशेष को जारी रखने के लिए जब आवश्यकता महसूस हो और धनराशि कम हो जाए। मतलब कोई सेवा पहले से चल रही थी और उसको आगे भी जारी रखना है और उसमें धन कम हो जाए, तो उसके लिए कहा गया है क्या कि अर्थात किसी सेवा विशेष पर चालू वित्तीय वर्ष में प्राधिकृत धनराशि जो है कम या अपर्याप्त पाई जाती है तो राष्ट्रपति की अनुमति से अनुपूरक अनुदान की मांग की जा सकती है। तो मतलब कोई ऐसी योजना थी जो चल रही थी, उसमें पैसा कम पड़ गया या उसको जारी रखने के लिए पैसे की जरूरत है, तो उसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के अनुपूरक जो मांग है वो की जाती है और उससे धन निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 तरीके की एक जो अनुदान मांग है कि अनुदानों के माध्यम से पैसा हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें होता है कि बजट के अलावा मतलब और भी प्रावधान किए गए जिसमें सरकार के पास धन की कमी ना होने पाए किसी योजना, किसी महत्व के विषय के लिए, कि हम ज़रूरत के लिए धन का हमेशा इकट्ठा रहे। तो उसकी वजह से कहा गया कि इस तरीके के प्रावधान किए गए। सरकार इन माध्यमों से भी पैसा ले सकती है क्योंकि बजट साल में एक बार पेश किया जाता है और बजट जब नहीं हो रहा, मान लो कोई आकस्मिक जरूरत हो गई जिसके लिए पैसा सरकार ने पहले से नहीं इकट्ठा निकाला था, जो संचित निधि है, तो क्या करेगी, इन अनुदानों के माध्यम से सरकार पैसा निकाल लेगी और खर्च कर लेगी। उसके बाद में फिर होगा तो फिर बाद में पैसा जमा कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि संसद की जो कार्यवाही होती वो कैसे की जाती है, कौन कौन से काल थे, प्रश्नकाल, शून्यकाल, सामान्य काल की चर्चा देखी हमने। फिर हमने देखा कौन कौन सी मांगें संसद में पेश की जाती हैं, कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इस तरीके के जो प्रस्ताव आते हैं वो संसद में किस तरीके से संसदीय परंपरा को सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद संसद में एक वित्तीय जो सुनियोजन है उसको बढ़ावा देने के लिए और अनुशासन, वित्तीय अनुशासन है उसको मजबूत करने के लिए कई तरीके की मांगें आती हैं। सरकार पर कटौती प्रस्ताव आते हैं और ये जो अनुदान मांगें आती हैं इनके माध्यम से सरकार कैसे अपने खर्चे पूरे करती, इन चीज़ों को हमने समझा है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे जो आगे की चीज़ें होंगी। उसके बाद तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। आज यहीं तक था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।